हेलो दोस्तों, इस कॉमिक की प्रेजेंट स्टोरी यानी कि चैप्टर नंबर 85 में हमने देखा था कि डेस्मोंड से एक बड़ी जीत के बाद गिज़लिन अपने अगले प्लान को तैयार हो जाता है। गिज़लिन वेस्ट रीजन की एक जगह मार्किस रोड्रिक्स पर हमला करने का प्लान बनाता है, जो कि एक फाइनेंशियल हब है। साथ ही हमें कुछ और बातें भी पता चलती है। ड्रेक नाम का एक मर्सनरी ग्रुप जो वेस्ट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, टेनेंट नाम का एक तलवारबाज जिससे गिज़लिन को मुकाबला भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हमें एक प्रिंस मार्टिन के बारे में भी पता चलता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक हवेली का सीन। ये रोड्रिक्स की हवेली है। रात काफी हो चुकी है, बारिश जोर से हो रही होती है। तभी हम देखते हैं हवेली के अंदर प्रिंस मार्टिन को, जो कि अपने दांत पीस रहा होता है और कहता है कि वो टेनेंट बेकार का कमांड दिखा रहा है, उसने मुझे परेशान कर रखा है। मैंने खुद उसी के नीचे ट्रेनिंग ली है। वो एक ऑर्डिनरी तलवारबाज से कहीं ज्यादा है, फिर भी वो इस तरह से अलग थलग रहकर अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है। पता नहीं वो अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से कोई बंदा आया और उसे बुरी तरह से पीट डाले। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि वेस्ट के नंबर 1 तलवारबाज की पोजीशन से हटकर उसे कोई निकाल कर फेंक दे। क्या तुम समझ रहे हो डोमिनिक मैं क्या बोल रहा हूँ? तभी हमें इसके सामने एक और बंदा बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो इस प्रिंस मार्टिन की सारी बातें सुनने के बाद बस इतना ही बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या आप बता सकते हैं? तब मार्टिन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या काम है। देखो, तुम मेरे भाई को तो जानते ही हो ना, टेनेंट। वो ताकत के नशे में बिल्कुल अंधा हो चुका है। उसने खुद का एक व्यापार संगठन शुरू किया है जिसके बारे में वो कुछ जानता भी नहीं है कि उसे कैसे संभालेगा। फिर भी उसने एक मर्चेंट गिल्ड शुरू की। लगता है वो मुझे परेशान कर रहा है और चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बस मेरा ही राज चलेगा, इसीलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे उसके मर्चेंट गिल्ड को बर्बाद करना है। लगता है दोस्तों प्रिंस मार्टिन जिससे पिछले चैप्टर में मिलने के लिए गया था, यानी कि टेनेंट, वो इसका बड़ा भाई है। बेसिकली ये जगह एक फाइनेंशियल हब है, तो आगे चलकर कौन इस जगह को संभालेगा, इन दोनों के बीच में शायद इसी बात की रेस है। और मार्टिन की बातों से समझ में आ रहा है कि ये एक लालची बंदा है, लेकिन टेनेंट जो कि इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसके सामने ये कुछ कर तो नहीं पाएगा, इसीलिए छुप छुप कर वार करना चाहता है। तब ये मार्टिन अपने सामने बैठे बंदे से बोलता है कि उसे सबक सिखाना ही होगा। तुम जाओ और उसकी कोम्बेल मर्चेंट गिल्ड को बर्बाद करके रख दो। उसे याद तो दिलाना ही होगा कि वो किससे भिड़ रहा है। यहाँ पर बस मेरा ही राज चलेगा। दोस्तों मार्टिन अपने ही भाई टेनेंट के मर्चेंट गिल्ड को बर्बाद करने की ऑर्डर दे रहा है और आगे कहता है कि देखो, वो कटार ले जाना मत भूलना, उसे उस जगह पर छोड़ देना। वैसे भी ये किसी दूसरे नोबल हाउस की है, अगर कोई पता करने की कोशिश भी करेगा तो नाम उसी नोबल हाउस पर आएगा। मुझ पर कोई शक नहीं कर पाएगा। कुछ भी गड़बड़ मत करना, समझ जाना, ये काम तुम्हें करना ही है। वैसे भी तुम्हारे पास बस एक ही हफ्ते का वक्त है, क्योंकि अगले हफ्ते व्यापार संगठन में बिडिंग होने वाली है, जिसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जिसमें मैं खुद लीडर बनना चाहता हूँ। इसीलिए किसी भी चीज़ की गड़बड़ मत करना। और हाँ, ये भी मत भूलना कि तेरे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बेसिकली दोस्तों मार्किस रोड्रिक्स नाम की ये जगह, जहाँ पर अलग अलग घरानों के व्यापार संगठन को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर आपस में तो लड़ाई होगी ही। मार्टिन अपने ही भाई टेनेंट से जीतना चाहता है, उसके मर्चेंट गिल्ड को बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए इसने एक डोमिनिक नाम के बंदे को बोला है कि जाकर उसके मर्चेंट गिल्ड को बर्बाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। तब हमें आगे दिखाया जाता है कि ये डोमिनिक नाम का बंदा यहाँ के खतरनाक मर्सनरी ग्रुप जिसका नाम है ड्रेक, वहाँ का कमांडर है। और जैसा कि ये ड्रेक मर्सनरी ग्रुप मार्किस रोड्रिक्स के नीचे रहकर काम करता है, इसलिए सारे गंदे ऑर्डर इन लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। अब प्रिंस मार्टिन से ऑर्डर लेने के बाद डोमिनिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। कटार को अपने हाथों से जोर से दबाते हुए ये बारिश में भीगते हुए वहाँ से निकल जाता है। तब दोस्तों हमें यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमें दिखाई जाती है ड्रेक मर्सनरी ग्रुप का अड्डा, जहाँ पर और भी बंदे बैठे होते हैं और ये डोमिनिक भी बैठा होता है। तब एक बंदा चिल्लाता है कि क्या वो पागल मार्टिन ने हमें इतना घटिया काम दिया है? उसने किसी और के नहीं, किसी और नोबल के नहीं, बल्कि अपने ही भाई के मर्चेंट गिल्ड को बर्बाद करने के ऑर्डर दिए हैं। कितना घटिया बंदा है। और वो हमारे लीडर डोमिनिक के बच्चों को कब तक इस्तेमाल करेगा? डोमिनिक के बच्चों को कब तक अपनी कैद में रखकर वो हमसे ऐसे घटिया काम करवाता रहेगा? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ड्रेक मर्सनरी ग्रुप, इसे तो वो अपने उत्तराधिकार के लिए बस इस्तेमाल किए जा रहा है, ताकि दुनिया के सामने साबित कर सके कि वो कितना आगे है। तभी एक और बंदा बोलता है कि बॉस, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, बस बंद कीजिए ये सब, जाकर उस मार्टिन की गर्दन ही तोड़ देते हैं और ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तभी साथ में बैठा बंदा बोलता है कि हाँ, हमें ऐसा ही करना होगा, हम उन्हें ही बर्बाद कर देते हैं, उस मार्टिन को मार डालते हैं और किला हमारा हो जाएगा। बस कब तक हम ऐसे ही बैठे बैठे देखते रहेंगे? ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली यहाँ पर डोमिनिक बोलता है कि बस करो तुम सब। दोस्तों 10-15 दिन से मेरा गला काफी खराब है, इसलिए आवाज के लिए जस्ट आई डोंट नो व्हाट टू से, प्लीज बियर विद मी। जितना हो सके आई
विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, बट आवाज़ तो अभी भी खराब ही है। खैर, तभी पीछे में बैठी लड़की बोलती है कि हाँ, सचमुच ये बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। हम ड्रेक मर्सनरी ग्रुप, जिसे साम्राज्य के सबसे बड़े मर्सनरी ग्रुप्स में से एक माना जाता है, वो क्या है? बस ऑर्डर फॉलो करने वाले कुत्ते हैं। इतनी ताकतवर होने के बाद भी उस रोड्रिक जैसे ब्रैड के ऑर्डर्स को लगातार फॉलो किए जा रहे हैं। और रही बात कोम्बेल मर्चेंट गिल्ड की, जिसे हमें बर्बाद करने का काम दिया गया है, उसे तो खुद टेनेंट रोड्रिक चला रहे हैं। क्या हम उस जैसी जगह को बर्बाद कर पाएंगे? हमें जानबूझकर मौत के कुएं में भेजा जा रहा है। चाहे जो भी कर ले, अंत में तो हमें अपने कैप्टन के ही ऑर्डर मानने हैं। लेकिन कैप्टन, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर इस तरह से हम लगातार उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते रहे तो हम प्रिंस मार्टिन की छाया से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो हमारा इस्तेमाल ही करता रहेगा। इनका लीडर डोमिनिक सारी बातें सुन रहा है, लेकिन अभी भी चुप है। तब यहाँ पर पास ही में खड़ा एक बंदा बोलता है कि हाँ, ऐसा होता कि मैं पहले ही उत्तर में चला जाता, वहां पर जाकर मैं आराम से रह तो सकता। एक और मर्सनरी अपनी बात को बीच में अड़ कहता है कि हाँ हाँ, तू चला जाता, लेकिन तुझे पता है वहां पर भी कुछ नहीं बदलता। वहां पर भी जितने भी मर्सनरी ग्रुप है ना, वो फेनरिस के एक लॉर्ड के नीचे रहकर काम कर रहे हैं। तुम्हें पता है, मैंने सुना है वो लॉर्ड मर्सनरीज को भी बहुत ही बुरी तरह से डराता है। दोस्तों, यहाँ पर फाइनली गिज़लिन की बातें हो रही हैं। एक और बंदा बोलता है कि हाँ हाँ, मैंने भी सुना है जिम्बार टेरिटरी में एक ग्रुप था सर्बेरस मर्सनरी नाम का, वो भी फेनरिस के नीचे रहकर काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, रेटाटोर्स्क मर्सनरी का पुराना कैप्टन वो वाइट लैंड भी तो फेनरिस के नीचे ही रहकर काम कर रहा है। ये बात तो सच्ची है दोस्तों कि गिज़लिन ने बहुत सारे खतरनाक मर्सनरी ग्रुप्स को अपने नीचे रहकर काम करने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पर उसी बारे में बातें चल रही होती हैं। तभी हमें गिलियन को भी दिखाया जाता है, जो ऐसा लगता है कि इस जगह पर पहुंच चुका है। इन ड्रेक ग्रुप के इन मर्सनरीज की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये मार्किस रोड्रिक्स के साथ काम करने से खुश नहीं है, मार्टिन से परेशान हो चुके हैं और किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बच्चों को कैद करके रखा गया है, इसलिए इनके पास ऑप्शन नहीं है। तभी ड्रेक ग्रुप का कमांडर डोमिनिक फाइनली बोलता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि उसने कितने ताकतवर ग्रुप्स को कैद किया है, लेकिन मैं बस उस वाइट लाइन से एक बार मिलना चाहता हूँ। खैर, ये तो शायद अब एक लड़ाई में ही हो सकता है। दोस्तों, ये डोमिनिक तो गिलियन से मिलने की बातें बोल ही रहा था, इतने में ही एक बंदा आता है चिल्लाते हुए और कहता है कि कमांडर, मेरी बात सुनिए, कोई बंदा आया है जो खुद को फेनरिस का दूत बता रहा है और कह रहा है कि वो आपसे इसी वक्त मिलना चाहता है। अब दोस्तों, इतनी रात को कोई बंदा खतरनाक मर्सनरी ग्रुप के अड्डे पर ऐसे ही चलते हुए आ जाए, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। गिलियन के अलावा ऐसी डेयरिंग कौन कर सकता था? हमें गिलियन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है और कहता है कि मैं हूँ गिलियन, रेटाटोर्स्क मर्सनरीज का पुराना कमांडर और अब वाइस कमांडर ऑफ फेनरिस आर्मी। मेरे लॉर्ड तुमसे मिलना चाहते हैं। अब दोस्तों, अचानक से गिलियन को अपने सामने देखकर ये डोमिनिक भी हैरान हो जाता है कि क्या ये वो वाइट लायन नहीं, वो लेजेंडरी बंदा है, रेटाटोर्स्क मर्सनरीज का पुराना कैप्टन, ये मुझसे मिलने के लिए आया है। डोमिनिक ये सारी बातें सोच ही ले, इससे पहले ही गिलियन बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे लॉर्ड तुमसे मिलना चाहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें कहीं जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी टाइप की दिखाई जाती है, जहाँ पर अंदर आग जल रही होती है। गिलियन इस बंदे डोमिनिक को यहीं पर लेकर आता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले आग के पीछे बैठा एक बंदा दिखाया जाता है, जिसके सामने आकर गिलियन कहता है कि माय लॉर्ड, मैं इसे लेकर आ गया हूँ जैसा कि आपने कहा था। ये बंदा जो झोपड़ी में बैठा है वो कोई और नहीं, गिज़लिन होता है, जो कि डोमिनिक से बोलता है कि माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती बुलाया, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात करनी है, आओ बैठो। अब दोस्तों, डोमिनिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसके सामने जो छोटी सी उम्र का बंदा बैठा है वही फेनरिस का लॉर्ड है और वही रेटाटोर्स्क मर्सनरीज के फॉर्मर कैप्टन को भी संभालता है और इतने सारे मर्सनरीज को संभाल रहा है। ये तो यकीन करने वाली बात नहीं थी ना। आखिरकार डोमिनिक बोल ही पड़ता है कि क्या तुम सचमुच फेनरिस के लॉर्ड हो? जिस पर गिज़लिन कहता है कि हाँ, मैं हूँ लॉर्ड ऑफ फेनरिस। तब डोमिनिक कहता है कि वैसे तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पीछे जो बंदा खड़ा है वो सचमुच गिलियन ही है, रेटाटोर्स्क मर्सनरीज का पुराना कमांडर। अगर ये यहाँ पर है तो सामने बैठा ये लड़का भी जरूर एक काउंट हो सकता है। कोई छोटा मोटा बंदा ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे को संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, मैं इस बात को मान ही लेता हूँ। गिलियन के यहाँ पर होने की वजह से ही फाइनली डोमिनिक को विश्वास करना पड़ता ही है कि क्यूट आंखों वाला ये बंदा गिज़लिन ही काउंट फेनरिस है। अब डोमिनिक बैठ जाता है और गिज़लिन से पूछता है, तो बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? इस पर गिज़लिन जवाब देता है कि मैं चाहता हूँ कि ड्रेक मर्सनरी ग्रुप मेरे नीचे रहकर काम करे। ये सुनते ही डोमिनिक कहता है कि क्या, ये तो पागलपन है। मैंने तो सुना है कि नॉर्दर्न रीजन के और साम्राज्य के बहुत सारे
स्ट्रॉन्गेस्ट मर्सनरी ग्रुप्स को अपने अंडर ले चुके हो, तो तुम्हें हमारी क्या ज़रूरत है। तुम ड्रेक मर्सनरी ग्रुप जो कि वेस्टर्न रीजन का है उसे अपने अंडर क्यों लेना चाहते हो। जिस पर गिज़लिन कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारे नेटवर्क की ज़रूरत है। ड्रेक मर्सनरी ग्रुप ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो पूरे साम्राज्य के मर्सनरीज से बात कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे साम्राज्य में जहाँ भी मर्सनरीज हैं वो मेरे नीचे रहकर काम करे। सोच लो डोमिनिक, मेरे नीचे रहकर आओ, मेरे कमांड में तुम काम कर सकते हो। तब डोमिनिक इसके ऑफर को मानना तो चाहता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है क्योंकि इसके बच्चे मार्टिन के कब्जे में हैं। वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि अगर इसने ऑफर मान लिया तो क्या मार्टिन इसके बच्चों को छोड़ देगा, मार नहीं डालेगा। डोमिनिक को ना चाहते हुए भी इस गिज़लिन के ऑफर को मना करना पड़ता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे इस ऑर्डर को मान नहीं सकता। वेस्ट के अपने तरीके हैं, यहाँ पर अलग तरीके से काम होता है। भले ही तुम नॉर्दर्न रीजन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉर्ड हो, फिर भी मैं तुम्हारे नीचे रहकर नहीं काम। तभी इतने में ही गिज़लिन इसकी बात काटते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे उसके कब्जे में हैं। मैं तुम्हारी इस परेशानी को हल करूंगा और मैं तुम्हारे बच्चों को मार्कस रोड्रिक्स से आज़ाद करवाऊंगा। तो क्या तुम मेरी बात मानोगे। इतने में ही गिज़लिन यहाँ पर अपने पिछले जन्म की बात सोचता है और कहता है कि वो लास्ट कमांडर जिसने मुझसे फाइट की थी, मर्सनरी किंग से फाइट की थी, वो था ड्रेक मर्सनरी ग्रुप का कमांडर डोमिनिक। दोस्तों, वो हर एक बंदा जिसने गिज़लिन से पिछले जन्म में फाइट की थी, जिनकी ताकत की वजह से गिज़लिन हारा था, उन्हें ये अपनी टीम में लेना चाहता है। इसीलिए डोमिनिक को अपने टीम में शामिल करने के लिए गिज़लिन ने इसके बच्चों को बचाने का ऑफर दे दिया है। और जैसा कि डोमिनिक और उसके साथियों के बच्चे प्रिंस मार्टिन के कब्जे में है, हमें दिखाया जाता है प्रिंस मार्टिन का महल। हमें सीन को शिफ्ट करके यंग लॉर्ड मार्टिन रोड्रिक का महल दिखाया जाता है और इसके साथ ही दिखाई जाती है थोड़ी सी दूरी पर एक मीनार टाइप की जगह, जहाँ पर गिज़लिन और उसके साथी बैठे होते हैं। रात काफी हो चुकी है और इन्होंने काले कपड़े भी पहन रखे हैं, इसलिए नजर में आना थोड़ा सा मुश्किल ही है। लूकास आसपास देखता है और कहता है कि क्या बात है, कमाल की जगह है, प्रिंस मार्टिन का महल। हाँ, तब बेलिंदा कहती है कि हमें हर एक बेकार का मिशन क्यों लेना पड़ता है। जिस पर गिज़लिन कहता है कि हाँ, हम इस मैस में फंस ही चुके हैं। तब लूकास कहता है कि ओ, नॉर्दर्न रीजन के कमांडर को इस तरह से हर जगह घूमना और इस तरह की चीजें करना, बातें करना शोभा नहीं देता। तब गिज़लिन बेलिंदा पर चिल्लाता है कि बेलिंदा, तुम भुलक्कड़ हो चुकी हो, मैंने तुमसे कुछ मंगाया था ना, जल्दी वो चीज मुझे दो। ये सुनकर बेलिंदा कहती है कि क्या अभी आपको वो चाहिए। तब बेलिंदा एक पोटली गिज़लिन को थमा देती है। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन ऊपर से कूदने लगता है और इन सबको ऑर्डर देता है कि जाओ तुम तीनों जाकर पहले डोमिनिक और उसके साथियों के बच्चों को बचाओ, तब तक मैं बाकी चीज़ें संभालता हूँ। तब बेलिंदा बोलती है कि हम साथ में काम नहीं करेंगे। तब गिज़लिन कहता है कि ऑफ कोर्स करेंगे, मैं घुसपैठ करूंगा लेकिन सामने के दरवाजे से। दोस्तों, इस बंदे का तो स्वैग ही अलग है, छुप छुपा कर जाना इसे पसंद नहीं है, सामने के दरवाजे से जाएगा बंदा हमला करने के लिए। तब हमें दिखाया जाता है कि गिज़लिन फाइनली इस यंग लॉर्ड मार्टिन के महल में पहुंच चुका है। मार्टिन जो कि सामने ही बैठा होता है, वो गिज़लिन की शक्ल को देखकर कहता है कि क्या ये बात सच है कि तुम फेनरिस के लॉर्ड हो। देखो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया, अचानक से ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए। क्या तुम सचमुच फेनरिस के काउंट हो। विश्वास तो नहीं हो रहा। और तुमने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर ड्रेक मर्सनरी ग्रुप को खरीदने के लिए आया हो, वो भी इतनी रात को यहाँ पर मुंह उठाकर चले आए एक मर्सनरी ग्रुप को खरीदने के लिए। हाँ, विश्वास करने वाली बात बोलो। गिज़लिन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ मर्सनरी ग्रुप को खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तलवारबाज के लिए, उसके लिए जो मेरा सारा भार संभाल सकता है। ये सुनकर मार्टिन कहता है कि वो तलवार मेरी है जिस पर किसी का हक नहीं। जिस पर गिज़लिन जवाब देता है कि क्या तुम में हिम्मत है उस तलवारबाज को खरीदने की, क्या तू कर सकता है। ये सुनते ही मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या इतनी बदतमीजी। इतने में ही वो पोटली जो गिज़लिन अपने साथ में लेकर आया था उसे टेबल पर रखकर खोल देता है। इसके अंदर बहुत सारा रोनस्टोन होता है, जिसे देखकर तो इस मार्टिन की आंखें ही चौंधी आ जाती है और कहता है कि क्या ये तो रूनस्टोन है। इतने सारे रूनस्टोन से तो एक छोटा किला नहीं, 2 किले भी खरीदे जा सकते हैं। तब मार्टिन जानबूझकर बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि इतने से रूनस्टोन के लिए मैं तुम्हें ड्रेक मर्सनरी ग्रुप दे दूं। तब गिज़लिन कहता है कि देखो, मैं तुम्हें और ज़्यादा रूनस्टोन भी दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, इतना चाहे तुम मांग सकते हो। तो मार्टिन कहता है कि तू समझ भी पा रहा है कि तू क्या कर रहा है। हाँ, जिस पर गिज़लिन जवाब देता है कि उत्तराधिकार की लड़ाई तो इन्हीं चीजों में फंसा है ना। जिसे सुनकर मार्टिन अचानक से चौंक जाता है और कहता है कि ओह, तो तू मेरे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके आया है और तू चाहता है कि मैं अपने इस क्रूशियल
मोमेंट पे जहाँ पर मैं उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वहाँ पर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स को तुझे बेच दूँ? तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? इतना बेवकूफ़ लगता हूँ? इस पर गिज़लिन जवाब देता है कि तुम सिर्फ बेवकूफ़ नहीं हो, बल्कि तुम्हारी सोच ही छोटी है। उत्तराधिकार की इतनी बड़ी लड़ाई में तुम बस एक छोटे से मर्सनरी ग्रुप के साथ फिक्स होकर रहना चाहते हो। तुम बस उसे ही संभालना चाहते हो, इतनी ही तुम्हारी सोच है। जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि आर्क ड्यूक का बेटा, उसका हेयर, जिसके लिए तुम एक आसान शिकार हो, जिसे वो कभी भी खत्म कर सकता है। दोस्तों, गिज़लिन मार्टिन की कमजोरी को पहचान चुका है, क्योंकि ये मार्टिन इतना भी स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है। तब मार्टिन ये सारी बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लगता है तू चाहता है कि मैं तुझे अपने ही हाथों से खत्म कर दूं। अब दोस्तों, चैप्टर तो यहीं पर हो जाता है एंड, जहां मार्टिन गिज़लिन को मारने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मार्टिन इतना भी स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है, पर ऐसा लगता है दोस्तों गिज़लिन का असली मकसद टेनेंट है, यहाँ का सबसे ताकतवर तलवारबाज। और गिज़लिन उस तक पहुंचेगा कैसे और किस तरह से उसे अपनी टीम में शामिल करेगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस, और दोस्तों वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा।